गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुष्का एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल क्लासेस करंट अफेयर्स में, जहां पर हम 7 नवंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के करंट अफेयर्स का 3-4 मेजर टॉपिक्स हैं जो आज इंडिया के अंदर हुए हैं। डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडियाज़ डीप ओशन मिशन, इंडियाज डॉम। क्या है इंडियाज डीप ओशन मिशन? क्यों ज़रूरी है ओशन के डीप में जाकर पता करना कि ओशन के डीप में क्या है? ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि हमें ओशन के अंदर जाना पड़ रहा है? क्या है ब्लू इकोनॉमी? क्या है मत्स्य 6000? इन सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज की क्लास में देखेंगे। चलिए पहली स्लाइड्स पे आते हैं। व्हाट इज डॉम? डॉम होता क्या है? डीप ओशन मिशन होता क्या है? डीप ओशन मिशन इज अ कॉम्प्रहेंसिव एफर्ट टू एक्सप्लोर एंड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ ओशन डेप्थ्स, है ना। आज की क्लास में हम यही देखेंगे। दिस मिशन इज एम्स, इसका एम क्या है? इट्स एम्स टू एड्रेस द साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ओशन के एक्सप्लोरेशन में। और इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके देखेंगे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस कंसेप्ट को भी समझेंगे कि क्या है। हिंदी में देखते हैं। भारत का डीप ओशन मिशन DOM समुद्र की गहराई की क्षमता का पता लगाने और उसका दोहन करने का एक व्यापक प्रयास है। विषय DOM के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेगा। आज हम लोग इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका जो उद्देश्य है वो है समुद्र की खोज और संसाधन के उपयोग से जुड़ी वैज्ञानिक और आर्थिक चुनौतियों का भी समाधान करना हमारा काम है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इंडिया ने ऑलरेडी अपना ब्लू इकोनॉमी का प्रिंट आउट दे दिया है। तो ब्लू इकोनॉमी जुड़ी हुई है हमारे ओशन से। तो ब्लू इकोनॉमी क्या है या कैसा है, इसको समझने से पहले लेट्स सी व्हाट इज इंडियाज EEZ। EEZ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ये समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EEZ का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि कोई भी जो कंट्री होती है, देखिए इसको एक बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, हमेशा याद रहेगा कि जैसे आज आप लैंड पे हैं, तो लैंड पे अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो देर इज अ डिफाइंड बॉर्डर। इंडिया से चाइना जाना है तो वाया तिब्बत देर इज एन डिफाइंड बॉर्डर। और फॉर दैट मैटर इफ यू वांट टू गो टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड देर इज अ डिफाइंड बॉर्डर। बट व्हाट अबाउट द वाटर? क्या पानी के अंदर एक डिफाइंड बॉर्डर है? और नेचुरल से बात है, पानी पर लकीर तो खींच नहीं सकते। सो देर इज अ बॉडी नोन एज UNCLOS। ये इट्स अ यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल बॉडी। उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। लॉज ऑफ सी, अनक्लॉज। UN क्लॉज जो होता है, इस UN क्लॉज ने ये डिफाइन किया है कि किसी भी कंट्री के जिसके पास अपने वाटर्स हैं, जिसके पास अपना इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो उन वाटर्स के ऊपर उस कंट्री की बाउंड्री कितनी होगी। तो UN क्लॉज ने इस चीज के ऊपर बहुत अच्छा सा सरल सुझाव उपाय किया है कि भाई जो इंडिया की जो बॉर्डर होगी या किसी भी कंट्री की जो बॉर्डर होगी, उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये पानी की यूनिट है बच्चों, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो टेरिटरी होगी, वो टेरिटरी पूरी की पूरी उसको EEZ कहा जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा। और वो उसके ऊपर इंडिया का ही पूरा तरह से कंट्रोल होगा। 200 नॉटिकल माइल को अगर आप माइल्स में कन्वर्ट करें तो इट विल बी अराउंड 230 माइल्स। और अगर आप इन्हीं माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लम सम 300 प्लस किलोमीटर की जो एरिया होती है, स्ट्रेच होता है, ये पूरा का पूरा इंडिया के आसपास का होता है। तो अगर हम मैप में देख पा रहे होंगे तो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इंडिया की अगर आप देखेंगे तो EEZ जो है वो कितनी ज्यादा विशाल फैली हुई है। अगर आप ये देखेंगे तो ये है इंडिया की EEZ यहां तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा बंगाल यहाँ तक रहता है। और प्लस ये EEZ भी ना भूले, अंडमान एंड निकोबार भी हमारा ही देश का हिस्सा है। तो अंडमान एंड निकोबार के भी 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा EEZ है। तो EEZ के अंदर कोई भी ओशन माइनिंग करना,
ओशन के सरफेस को एक्सप्लोर करना या सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन करना फॉर ऑल गुड कॉजेज, सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन करना, ये सारा काम हमारा होता है। और इसी कारण से EEZ, इंडिया के EEZ ने अब इंडिया को ये रियलाइज हो रहा है रिसेंटली कि भाई हमें भी हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को थोड़ा सा सस्टेनेबल तरीके से उसका एक्सप्लॉइटेशन करना चाहिए, वरना हम लोग बड़े पीछे रह जाएंगे, क्योंकि समुद्र के अंदर कई सारे हमारे पास मिनरल्स हैं, राइट। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की ये डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि डॉम और ब्लू इकोनॉमी का क्या रिलेशन है। देखिए, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ होता है बच्चों, अगर आप लोगों को ब्लू इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है तो देयर आर 2-3 इकोनॉमिक टर्म्स जो अभी हाल ही में इंडिया में बड़े चर्चित हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी, राइट, उसके अलावा सोलर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। ये सारे जो इकोनॉमी के टर्म्स हैं ये रिलेटेड होते हैं किसी न किसी सेक्टर से, राइट। तो ब्लू इकोनॉमी का जो सेक्टर है, ब्लू इकोनॉमी का सेक्टर का अर्थ होता है कि कैसे हम हमारा जो ओशन रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करके हम कैसे हमारे देश के अंदर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी की ऑफिशियल डेफिनेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो ये डेफिनेशन है। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं पता है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, वरना एक बार आप इस डेफिनेशन को सुनिए। द ब्लू इकोनॉमी एम्स टू सस्टेनेबली यूटिलाइज, द वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कॉपीज में होना चाहिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ये वर्ड को बहुत ध्यान से समझिएगा। द वर्ड इज सस्टेनेबली। सस्टेनेबली मतलब सतत तरीके से, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं। एम्स टू सस्टेनेबली यूटिलाइज द ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, जॉब क्रिएशन एंड हेल्थ ऑफ द ओशन इकोसिस्टम। ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। द DOM जो है, ये DOM इज लाइन विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जो MOES है, MOES ने एक ड्राफ्ट निकाला है, एक इनिशिएटिव निकाला है, जिस इनिशिएटिव का नाम है ब्लू इकोनॉमी, जिसको हिंदी में कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था जो है, उस नीली अर्थव्यवस्था नीति के तहत इसको निकाला गया है। और इसी के तहत हम लोग डीप ओशन मिशन कर रहे हैं। ये बात हम लोगों को पता है और इंडिया इसमें बहुत बड़ा फ्रंट रनर है कि इंडिया में भले ही बाहर की जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं वो भले ही इंडिया को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये कहती होगी कि भाई आपके अंदर डेवलपमेंट का वो नहीं है, आपके अंदर प्लास्टिक पॉपुलेशन बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तब हम देखेंगे कि हमारा प्लास्टिक कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कम है, यूएस का कई गुना ज़्यादा है, चाइना का कई गुना ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कई गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। बट लेकिन हमारा तो उतना नहीं है, तो भी कई कंट्रीज हमें सिखाती है, लेकिन हम कभी इसको बुरा नहीं मानते। कारण यह है कि हम लोग प्रकृति के साथ, ये आज से नहीं है, वेस्टर्न नेशंस तो अब सीखे हैं, लेकिन हम प्रकृति के साथ पिछले कई हजारों सालों से सस्टेनेबल तरीके से रह रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे कल्चर में प्रकृति की पूजा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, चाहे वो पेड़ पे धागा बांधना हो, चाहे घर में पौधे प्लांटेशन करना हो, ये हमारे डीप डाउन कल्चरल डीएनए का हिस्सा है। तो ब्लू इकोनॉमी उसी का एक एक्सटेंशन है जो हम अब ओशंस की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट। ब्लू इकोनॉमी के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, लेट्स डिस्कस दिस। ब्लू इकोनॉमी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें करीबन हमारे पास 4 पिलर्स हैं, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 और पिलर 4। चारों पिलर्स क्या क्या हैं इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। पिलर नंबर 1 जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिससे हमारा जो हम जो DOM करना चाहते हैं, डीप ओशन मिशन करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल हो। अब ये टेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या किया है, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम को प्रमोट किया है ताकि हम लोग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, PMN, इसको हम आगे चलकर देखेंगे। PMN क्या होता है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंडियन ओशन में हमारा EEZ जो है वो बहुत बड़ा है और वहाँ पे PMN से हमें कई सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स जो हैं ये हमें मिल सकते हैं, जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो PMN का एक्सप्लोरेशन कैसे सस्टेनेबली हो सके, और ये इंडिया के लिए खजाने के रूप में है बच्चों, मैं ये कह देता हूँ, उसके लिए इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि PMN जो है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं, उसको भी हम लोग खोज कर सके। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में मिलेगा क्या, आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट लाइक मिनरल्स, हम लोगों को ये चीज मिलेंगे। अब इसके लिए एक्सप्लोरेशन स्टडीज हम लोगों को करनी पड़ेगी, माइनिंग से पहले स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा है वहां पे कुदाल और फावड़ा लेके पहुंच गए
कुछ निकला तो ठीक, नहीं निकला तो ठीक। वहाँ पे आपको माइनिंग करने के लिए आपको, क्योंकि वो पानी के अंदर है, कई गुना नीचे है, तो वहाँ पे प्रेशर जो आपका सी प्रेशर होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो हमें पहले इसके माइनिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए उसकी स्टडीज़ करनी पड़ेगी। अब इस स्टडी को हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस स्टडी को कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर मैन्ड सबमर्सिबल capable of carrying 3 people on the depth of 600 meters, 6000 मीटर्स पे जाकर हम लोग मैंड मिशन प्लान कर रहे हैं। अब मैंड मिशन जब हम प्लान कर रहे हैं तो वहां पे मैंड मिशन जाएगा और जिस इक्विपमेंट में बैठ के जाएगा वो भी इसके साथ यहां पे हमने लिख रखा है सबमर्सिबल होगी, जिसका नाम होगा मत्स्य 6000। यहाँ पे मत्स्य 6000, मत्स्य मतलब मछली, 6000 मतलब 6000 मीटर डीप में जाएगा। क्यों 6000 ही लिख रहे हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बने रहिएगा वीडियो के अंदर। तो जो हमारा जो जैसे हम लोग चंद्रमा पे जिन लोगों को भेज रहे उसको हमने कहा है चंद्रयान, राइट, ये और या फिर हम लोग अंतरिक्ष में जिनको भेजेंगे वो है गगनयान। ये हमारा इसरो का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। वैसे ही पानी के अंदर जो हम मैंड सबमर्सिबल भेजने जा रहे हैं उसको हमने नाम दिया है समुद्रयान। क्या नाम दिया है हमने, समुद्रयान। अब समुद्रयान क्या है कि ओशन के 6000 डेप्थ तक, 6000 मीटर के डेप्थ तक जाकर सी बेड को एक्सप्लोर करेगा कि वहां पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं नहीं हैं तो कितने हैं, नहीं है तो क्या, कहां कहां नहीं जा सकता है, सस्टेनेबल वहां पे माइनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये हो सकता है। और जिस डिवाइस में बैठ के जाएंगे उस डिवाइस का नाम है मत्स्य 6000, राइट। इसमें स्टडीज एंड इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये भी हमारे सस्टेनेबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है, इसमें कैसे एक कामगार साबित हो सकता है, ये हमारा पिलर नंबर 1 है। अभी हम लोग पिलर 1 पे ही, स्टेज 1 पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब हमारा स्टेज 1 या पिलर 1 जो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग मिनरल एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करेंगे जो हमारा सेकंड पिलर है। और उसके बाद डीप ओशन एक्सप्लोरेशन हम लोग यहाँ पे 6000 या उससे नीचे भी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, जहां पे हम लोग पोटेंशियल साइट्स फॉर मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स मिनरलाइजेशन अलोंग द इंडियन ओशन मिड ओशनिक रिजेस पे हम लोग काम करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग ये सल्फाइड्स, PMN, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जितने भी हैं ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सस्टेनेबली। ये पिलर नंबर 2 है। पिलर नंबर 3 जो है वो है क्लाइमेट सर्विसेज। भाई ये है डेवलपमेंट एंड ऑब्जर्वेशनल टूल्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोजेक्ट द इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक वेरिएबल्स ऑन सीजनल टू डिकेडल टाइम स्केल्स। तो कैसे ओशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पिलर नंबर 3 है। पिलर नंबर 4 इसमें जो है वो है ओशन बायोडाइवर्सिटी। भाई इंडियन ओशन के आसपास जो है कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसको और कैसे एनहेंस किया जा सकता है, ये सब हम लोग कर देंगे। इसका हमने नाम दिया है बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है डीप सी फ्लोरा एंड फौना, माइक्रोब, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ डीप सी बायो रिसोर्सेज। जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसको क्या किया जाए, उसकी मैपिंग की जाए, उसको कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग भी एक यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों को देखने को मिलता है इन द डीप ओशन मिशन, राइट। अब देखते हैं बच्चों दैट ये डीप ओशन मिशन की परमिशन इंडिया को 15 साल के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने दी थी, ISA ने दी थी। देखिए ISA 2 तरह के हैं, एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी एक तरह का अलायंस है जो इंडिया और फ्रांस के तत्वाधान में शुरू हुआ है, पर वो एक अलग टॉपिक है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि ईसा जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। भाई माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग की परमिशन किसी से तो चाहिए होगी, वरना तो हर कोई आके घुस जाएगा और माइनिंग करने लग जाएगा। तो इसके लिए भी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। क्या है इसकी टेक्निकलिटीज देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1994 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ईयर याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, किंगस्टन जमाइका में इसके हेडक्वार्टर हैं, राइट, इन द कैरेबियन ओशन के, कैरेबियन सी के पास। इसका पर्पस क्या है, रेगुलेट डीप
seabed mining and ensure the maritime environment is protected from any harmful effect which may arise from mining activities। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेकर हमने ये काम शुरू किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल? माइकल वी डब्ल्यू लॉज इज द करंट सेक्रेटरी जनरल। जो हेड हैं ईसा के वो ये हैं। एंड वेयर इज द व्हाट इज द मेन ऑर्गन? असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो किंगस्टन जमाइका में ही काम करती है। राइट, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट पे कि भाई क्या मेजर एडवांसमेंट्स अचीवमेंट्स हम लोगों ने डॉम में किए हैं, इन द डॉम ऑब्जेक्टिव्स में किए हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने इससे लास्ट टू लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था दैट वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर समुद्रयान एंड मत्स्य 6000। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि समुद्रयान जो है 2021 में हमने इसको लॉन्च करने की बात कही थी कि भाई इंडिया जो है इसको लॉन्च करेगा टू एक्सप्लोर द ओशंस डेप्थ रीचिंग 6000 मीटर इन द सेंट्रल इंडियन ओशन। ध्यान रखिएगा पहली स्लाइड, अगर EEZ में थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप वीडियो में वापस पीछे जाके वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए कि इंडिया का EEZ कितना बड़ा है। और लिटरली एक कंट्री के लिए इतना बड़ा EEZ होना, जहाँ पे कोई भी पोटेंशियल जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भी हमारे साथ हैं, लेकिन इनका EEZ इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा इतना EEZ बड़ा है। तो इंडिया को अपना एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। राइट, अब जो मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहा था, वाई 6000 मीटर? हम लोग मत से 4000 क्यों नहीं लिख रहे हैं, मत से 5000 नहीं क्यों नहीं लिख रहे हैं, मत से 6000 क्यों लिख रहे हैं? तो क्या कारण है? तो मत से 6000 में 6000 का जो अर्थ है वो इस स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। दैट वाई 6000? तो 6000 is a very strategic depth which is significant due to the presence of valuable resources such as polymetallic nodules, sulfides, which is always found between the depth of 3000 to 5500 मीटर। तो इट्स अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ जहां पे ये हमको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं। 3000 से 5500 मीटर की गहराई के बीच पाए जाने वाले आवश्यक धातुओं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और सल्फाइड जैसे मूल्यवान संसाधनों की उपस्थिति के कारण 6000 मीटर की गहराई रणनीतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी कंटेंडर नहीं है। जैसे चाइना ने साउथ चाइना सी में अपना कई सारे पार्सले आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड ये बनाए, तो कई सारे दावेदार आसपास हैं जैसे फिलीपींस हैं, वियतनाम है, कंबोडिया है। ये सब लोग कह रहे हैं नहीं हमारा भी क्लेम है, हमारा भी क्लेम है। उनकी EEZ एक दूसरे से टकरा रही है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास जब कोई कंटेंशन नहीं है, देखिए लैंड डिस्प्यूट्स तो हैं ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ, बट ओशन डिस्प्यूट्स नहीं है, ओशन बाउंड्री डिस्प्यूट्स नहीं है, तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। तीसरा जो हम लोगों ने दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम किया है वो है वरह, इंडियाज डीप ओशन माइनिंग सिस्टम। मैंने आपको याद है फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा जो मेन कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट में सबसे पहली चीज टेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम हमें डेवलप करनी है। तो इसी इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम का नाम जो है वो हम लोगों ने दिया है वरह। राइट, अब ये वरह नाम क्यों दिया है? अगेन इट्स अ माइथोलॉजिकल, हिंदू माइथोलॉजी से प्रेरित होके कि कैसे विष्णु भगवान के वरह अवतार ने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला था, वैसे ही हम लोग पानी के अंदर से कई सारे रिसोर्सेज बाहर निकालेंगे, इसलिए नाम दिया गया है इंडियाज डीप ओशन माइनिंग सिस्टम। जो किसने बनाया है ये इंपॉर्टेंट है, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है, जिसका अभी तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो क्या है 5270 मीटर तक ये इंडियन ओशन के उस पे जा सकता है और काम कर सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा DOM और उसके ऑब्जेक्टिव्स। राइट बच्चों, आपको अगर अभी तक आप वीडियो के अंदर बने हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे ये कंसेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम आपके वैल्यू एडिशन में काम कर रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं कि भाई आप कैसे लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नोट्स कैसे बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे वेबसाइट का हमारे ईमेल आईडी दे रखी है, तो आप हमारे साथ उससे जुड़ सकते हैं। राइट, आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। आखिरी टॉपिक है व्हाट आर द चैलेंजेस इन द डीप ओशन मिशन। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। देखिए हाल ही में एक ऐसी ही
ओशन टाइटन गेट करके एक सबमरीन थी जो पानी के अंदर गई थी और उनके सीईओ और ये सब उनकी डेथ वहाँ पर हो गई थी। तो टाइटन गेट करके जो सबमर्सिबल थी वो भी इन्हीं डेप्थ पे गई थी और वो फट गई थी। वहाँ पे उनका वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया में जितने भी सी एक्सप्लोरेशन के काम थे वो सब होल्ड पे आ गए कि क्या पानी में जाना सेफ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई थी। तो इंडिया भी इसी चीज़ में थोड़ा सा झर्क खाया। तो व्हाट आर द चैलेंजेस इन चीज़ों के अंदर? तो सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो है ओशनिक प्रेशर। देखिए, यही कारण है कि हम लोग स्पेस में तो कई किलोमीटर्स ऊपर तक जा चुके हैं, मतलब थाउजेंड किलोमीटर्स वी हैव ट्रैवल्ड वाया सैटेलाइट। बट अर्थ के अंदर मैं कह रहा हूँ 6000 मीटर, 6000 मीटर का मतलब होता है 6 किलोमीटर। हम लोग 6 किलोमीटर भी नीचे नहीं जा सकते, इतना प्रेशर बढ़ जाता है 6 किलोमीटर के नीचे। तो ये छोड़ दीजिए कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा। स्पेस में तो आप थाउजेंड किलोमीटर गए, सन पे जाने की बात चल रही है, राइट। तो मैं एक ऐसे ही कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम भी सन पे जाना चाहते हैं, इंडिया जा रहा है तो हम भी सन पे जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के आवाम ने पूछा भाई आप सन पे कैसे जाओगे, आपके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। बोला अरे इंडिया तो पागल है, हम तो सन में रात पे जाएंगे ताकि सन थोड़ा ठंडा होता है। तो यही कारण है कि है ना, खैर द जोक्स अपार्ट दैट ये सारे चैलेंजेस हमें ओशन में भी फेस करने पड़ते हैं। तो ओशन प्रेशर जो है इट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर ऑल आवर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज। पहला है डीप ओशन एक्सर्ट्स इमेंस प्रेशर इक्वलेंट टू कैरिंग अ 10,000 kg पर स्क्वायर मीटर। आप प्रेशर देखिए, आप प्रेशर क्या है, 10,000 kg पर स्क्वायर मीटर का प्रेशर ये पड़ता है उस पर्टिकुलर सबमरीन के ऊपर। अब अगर वो हमारा प्रेशर ही नहीं झेल पाए और अगर मर जाए तो हम ह्यूमन लाइफ को इस काम के लिए लूज नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है। इसीलिए सबसे पहला चीज है ओशनिक प्रेशर। दूसरा है इक्विपमेंट डिजाइन। अगर इक्विपमेंट डिजाइन में थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ, रोबस्ट मटेरियल नहीं हुए, तब हमारे लिए वहां पे इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्म डिलीवरी जो होती है ये सब बड़ी बेकार हो जाती है। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तो हर कोई जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग चाहते हैं। लेकिन 5000 6000 डीप तक जाना बहुत प्रेशर हो जाता है, वो इक्विपमेंट डिजाइन बड़ी सोफिस्टिकेटेड चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज है चैलेंजेस ऑफ लैंडिंग। देखिए, मार्स पे हम लोग गए, चांद पे हम लोग गए, जुपिटर सैटर्न पे जाने की बात कर रहे हैं, सन पे जाने की बात कर रहे हैं। वहां पे सब में ग्रेविटी का एक बहुत अच्छा रोल है। और वहां पे क्या हो रहा है कि भाई आप अपना उस डिजाइन को बिना खराब किए उस प्रेशर के अकॉर्डिंग ढाल कर काम कर सकते हैं और लैंड करा सकते हैं। जैसे मार्स पे रोवर चल रहा है, परसीवरेंस रोवर चल रहा है, चंद्रमा पे हमने हमारा विक्रम लैंडर भेजा तो विक्रम लैंडर उतर गया तो वो चल रहा है, प्रज्ञान रोवर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पर यहाँ पे लैंडिंग की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि सी बैड जो है वो इतना उथल पुथल है या कई सारे नोड्यूल्स हैं उसके ऊपर कि आप उसको उतारो कहाँ। अगर वो सिस्टम टेढ़ा हो गया या अगर वो सबमर्सिबल टेढ़ी हो गई तो फिर क्या करेंगे। तो चैलेंजेस ऑफ लैंडिंग सॉफ्ट एंड मडी ओशन बेड makes it very difficult for any equipment to land sophisticatedly over there, right? Then fourth, इतने प्रेशर के बीच सबसे बड़ी बात है, इतने प्रेशर के बीच मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना। अब ये कोई वही जैसा मैं कह रहा हूँ भाई कुदाल और फावड़ा लेके नहीं है कि वहां गए और खुदाने लग गए और ले भैया गिट्टी में भर न ले चल बोरे में भर ले, ऐसा नहीं होता है। सो मच प्रेशर है, कुछ भी गलती हुई कैसे भी हुई तो इंसान बाहर निकल के देखने नहीं जा सकता, ये बड़ी दिक्कत है। स्पेस में तो कुछ भी होता है, जैसे हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वहां पर निकल के बाहर देख सकते हैं, रिपेयर करते हैं, अलग एक सैटेलाइट भेज देते हैं, कई सारे काम हम लोग स्पेस में कर लेते हैं। लेकिन पानी के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, विच मेक्स मेटल एक्सट्रैक्शन या मटेरियल एक्सट्रैक्शन वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट। फिफ्थ, लिमिटेड यूज ऑफ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। नेचुरल सी बात है कि हमें केबल नीचे भेजनी पड़ेगी, केबल से चलेगा, पानी के अंदर सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये कारण है कि रिमोटली यूज व्हीकल का वहां पे काम नहीं है, तो गाइडेड सिस्टम्स बड़े बेकार वहां पे हो जाते हैं। सिक्स्थ, लिमिटेड विजिबिलिटी। अगेन वन ऑफ द मोस्ट prominent challenge in the ocean is limited visibility, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है, ये सूरज की रोशनी पानी के अंदर 2, 3,
3.5-4 किलोमीटर बाद बिल्कुल तरह से खत्म हो जाती हैं। फिर आपको अपनी टॉर्च जलानी पड़ती है, आपकी मतलब वो घर की फ्लैश लाइट नहीं, वहाँ की एक एडवांस टॉर्चेज होती है, पर लेकिन वो टॉर्च भी पर्टिकुलर एक बीम में जाके वो उसको रोशन कर देगी, दैट्स इट। उसके अलावा पूरा ओशन वो ये नहीं कर देगी, जगत भर का ब्राइट नहीं कर देगी, भले बाहर कड़ाके की धूप पड़ रही हो लेकिन ओशन के नीचे आपको बिल्कुल काला दिखेगा। तो ये एक लिमिटेड विजिबिलिटी के कारण ये भी कारण है कि आपको वहां पे घूमना, फिर प्रेशर और फिर उसको एक्स्ट्रा करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड लास्ट अदर कंपाउंडेड प्रेशर क्या है? सबसे पहला टेम्परेचर वेरिएशन, कोरोजन, सैलिनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीप सी एक्सप्लोरेशन। वहाँ के अगर आप डीप सी में जाते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स का उथल पुथल, ये भी आप लोगों को देखना पड़ता है। सो दीज आर द चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन एक्सप्लोरेशंस जो हम लोगों को थोड़े बहुत फेस करने पड़ते हैं, राइट? बहुत बड़ा टॉपिक था। लेट्स कम ऑन टू द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन एंड दैट इज प्रोजेक्ट कुशा, राइट? हमारे जो हैं हमारे भरत शत्रुघ्न, जो हमारे भगवान राम हैं, उनके दो बेटे हैं लव और कुश। तो हमने उन्हीं के छोटे बेटे के नाम पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नोन एज प्रोजेक्ट कुश। अब प्रोजेक्ट कुश जो है, प्रोजेक्ट कुश क्या है? प्रोजेक्ट कुश हमारा एक मिलिट्री प्रोजेक्ट है, जैसा कि आपको इमेजेस से दिख रहा है। इट इज अ मिलिट्री प्रोजेक्ट जो हम इंडिया के अंदर हमने इसे लॉन्च किया है। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट कुश, राइट? इसको समझते हैं। प्रोजेक्ट कुश जो है, इट्स अ मिशन डिजाइन टू एनहेंस इट्स एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज विद अ सिस्टम राइवलरिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ रिनाउंड S-400। देखिए, 2-3 कंसेप्ट यहां से जुड़ के हैं, बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंडिया में हाल ही में देखिए जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है कि हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो सारी कैसी होनी चाहिए? वो सारी इंडिजीनियस होनी चाहिए। इंडिजीनियस मतलब अगर आप कहें तो स्वदेशी भाषा, स्वदेशी निर्मित होनी चाहिए। स्वदेशी निर्मित होनी चाहिए, वह सीधी सी गणित है। क्योंकि डिफेंस के ऊपर देखिए, तेल जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी सस्ती नहीं हो जाती, जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी प्रमोट नहीं हो जाती, तब तक हमें ऑयल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। भाई ये आम बात है। अब ऑयल हमारे इंडिया में तो बन नहीं रहा है, तो ऑयल हमें ईरान, अमेरिका, रशिया यहाँ से मंगाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, राइट? तो ये हमारा मेजर इंपोर्ट का ज्यादातर पैसा ऑयल के ऊपर जाता है। लेकिन 70 सालों से हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट का एक और बहुत बड़ा सेक्शन किसमें जाता है? डिफेंस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे जाता है। कोई भी मिसाइल बनानी है तो हम लोगों ने उसमें बना दी, राइट? कोई भी मिसाइल अगर उसको करना है तो हमने उसमें कर दी। तो ये सारी चीजें हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पर अब से ये नहीं है। 2014 के बाद, मैं ऐसा नहीं कह रहा पहले सरकारों ने नहीं किया, 2014 के बाद हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंडिजिनाइजेशन का भी काम चल रहा है। और उसी का कारण है कि अभी हाल ही में INS विक्रांत जो है, इंडियन एयरक्राफ्ट करियर जो है, ये हमने लॉन्च की है। हमने इंडिया में निर्मित करके हमने बनाए हैं, हम बाहर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने, अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम लोगों ने हाल ही में रशिया से कुछ 5 S-400 ट्रायम्फ मिसाइल जो है इसकी डील साइन की थी, राइट? ये S-400 ट्रायम्फ डील विद रशिया ये हमने साइन की थी, राइट? इसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अगर आपको 2-1 साल पहले की याद हो कि जब हमने रशिया से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल ली थी तो अमेरिका ने, USA ने हमें कहा था कि भाई हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास भी एक मिसाइल है जिसका नाम है THAAD, थर्मली हाई एल्टीट्यूड एंटी डिफेंस, ऐसा कुछ है सिस्टम जो है। तो THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो आप हमारे से ले लीजिए। ये बिल्कुल रशिया के S-400 जैसी ही है, ये आप हमसे ले लीजिए भैया, आप रशिया से मत लीजिए। अब दिक्कत यह है कि भाई उस समय अमेरिका के पास एक और एक्ट भी था। अमेरिका के पास एक्ट का नाम था, उसका नाम था कैट्सा। कैट्सा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, राइट? और अमेरिका ये एक्ट इनिशियली रशिया के जितने भी दोस्त हैं और अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं उनके लिए लेके आई थी, लाइक इराक, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनके लिए लेके आई थी, राइट? पैलेस्टाइन, इनके लिए ये सारी चीजें लेके आई थी कि जो जो अमेरिका के अगेंस्ट काम करेगा उसके लिए ये
एक्ट लगाएंगे। अब देखिए ये भारत की डिप्लोमेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, राइट, कि जब ये अमेरिका कैट्सा लेके आई, तब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि आप थार्ड लीजिए, आप रशिया से S-400 कैंसिल कर दिए। अब मोदी जी जो है वो थोड़े सलमान भाई के फैन निकले, तो सलमान भाई के फैन निकले तो बोले एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं छोटे भाई की तो सुनता हूँ, है ना, लेकिन अपनी भी सुनता हूँ कभी कभी, पर कमिटमेंट कर दी तो कमिटमेंट कर दी भैया रशिया को, अब आपकी नहीं सुन रहे। अमेरिका बड़ा गुस्सा हुआ, अमेरिका के कई सारे जो बाइडन वगैरह जो उस समय के सेनेटर्स थे उन्होंने बड़ा धमकी दी कि भाई हम इंडिया पे कैट्सा लगाएंगे। तो बोले आप इंडिया पे कैट्सा लगाइए, फिर हम भी देख लेंगे आपको कि हम आपके ऊपर कौन सा सासा लगाएंगे, तो आप हमारे पे कैट्सा लगाइए, हम भी आप पे बिल्ली सा वगैरह लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है हमको। तो इंडिया उस प्रेशर के आगे नहीं झुका और इंडिया ने S-400 की डील साइन की। और आप देखेंगे कि इंडिया के इसी एटीट्यूड ने, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसको कैट्सा के अंदर क्या मिला, फेवर मिला कि भाई कोई बात नहीं इसको वेव ऑफ कर देते हैं। इस बार इंडिया को माफ किया। नहीं होता है कि भाई सामने वाला थोड़ा बड़ा, आप किसी से लड़ने जाओ और सामने वाला बहुत हष्ट पुष्ट एकदम विशाल आदमी आ जाए तो आप, और एकदम आप पतले दुबले हैं, तो आप क्या कहेंगे, अरे मैं मार देता इसको, पर ये तो क्या मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए मेरी मम्मी ने कहा लड़ाई वड़ाई में कुछ रखा नहीं है इसलिए मैं मार देता। तो अमेरिका हमको ये बोला कि भैया देखो हम तुम्हें वेवर दे रहे हैं क्योंकि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम तुमसे डरे नहीं है, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। इंडिया बोले हाँ चलो आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो, है ना, तो कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कोई टेंशन नहीं हमें, आप तो S-400 फटाफट हमारे घर पहुंचाइए। तो रशिया से ये मंगाने के पीछे के बहुत बड़े कारण हैं बच्चों। सीरियस नोट पे बात करते हैं। रशिया से जब हमने S-400 मंगाए तो हमें ये टोटल कॉस्ट, देखिए कितना फायदेमंद बात होती है जब घर पे बनाते हैं और जब होटल में खाना खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जब हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो रशिया हमें 40,000 करोड़ रुपए के, ध्यान दीजिएगा, 5.4 बिलियन डॉलर, है ना, 40,000 करोड़ रुपए के कितने S-400 दे रहा है, 5 S-400 दे रहा है, 5 S-400 दे रहा है 40,000 करोड़ के, कि भैया आप 5 ले लीजिए। अब ये 5 हम लोग कहां लगाएंगे, अगर आप इमेज पे थोड़ा सा भी इस मैप पे देख पा रहे हैं तो हम लोग मेजरली 1, 2, 3, 4 और 5, 4 हमने पाकिस्तान के लिए लगाए हैं क्योंकि वो हमारा अति प्रिय देश है, छोटा भाई है, थोड़ा नालायक है, और एक हमारा मौसेरा भाई है विच इज चाइना। तो हमने अरुणाचल प्रदेश में इसे लॉन्च करने का या इसे लगाने का काम किया है ताकि चाइना से हमें कोई भी थ्रेट आए, पाकिस्तान से हमें कोई भी थ्रेट आए तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। ये पॉसिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस है। इंडियन आर्मी मेरे से पूछ के कुछ नहीं करती है ना आपसे पूछ के करती है, इंडियन आर्मी कर देती है फिर हमें पता पड़ता है। तो लेकिन ये पॉसिबल डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज हैं क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर बहुत बड़ी है और वहां पे जरूरी भी है, तो इसलिए 4 पाकिस्तान की बॉर्डर पर और 1 चाइना की बॉर्डर पर लगाया जाएगा। अब S-400 ट्राइम मिसाइल जो है इसके फीचर्स बड़े अच्छे हैं। इसके फीचर्स क्या हैं कि भाई इट कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एंड ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, ठीक है, लोकेट्स टारगेट एट 600 किलोमीटर, कैन डिस्ट्रॉय देम एट 400 मीटर्स एंड अप टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर। बड़ा अच्छा एडवांस सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो हमने इन्हीं को 5 को मंगाया है ताकि 3-4 तो हम लोग लगा देंगे, एक के ऊपर हम रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के हमारा ही डेवलप करेंगे। तो ये है प्रोजेक्ट कुशा या प्रोजेक्ट कुश, जिसके तहत हम लोग इसी S-400 की मेडिकल काट पीट करके हम देखेंगे कि भाई हम कैसे बना सकते हैं। भैया ये इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। मैं हर बार अपने बच्चों को कहता हूं हम लोग एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले लोग हैं, और यही कारण है कि हम लोग सेम S-400 की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसी को इंटीग्रेट करके हम भी हमारा जो है हम लोग इन चीजों को हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा फटाफट इसको देख लेते हैं। इट इज द मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। इट इज अ SAM सिस्टम डेवलप्ड बाय रशिया. It can intercept and destroy all the various aerial targets. It's an operational range of 400 kilometer and surveillance range of 600 kilometers. कोई टेंशन नहीं है। इसकी जो स्पीड है अराउंड 13 मैक है, बड़ी अच्छी स्पीड है, बहुत फास्ट ये एंगेज करती है, एंड वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत S-400 आती है। तो अगर कल को हम लोग हमारा प्रोजेक्ट कुशा बनाते हैं
या प्रोजेक्ट कुश हम लोग लेके आते हैं तो ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात होगी। अब देखिए प्रोजेक्ट कुश के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भी 3 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स बना रहे हैं, और चूंकि हमारी बाउंड्री बड़ी फ्रेजाइल है तो हम लोग 3, 1, 2 और 3, इन 3 किलोमीटर्स पे हम लोग 3 तरह की मिसाइल बना रहे हैं, जो एक 150 किलोमीटर पर कर सके, एक 250 किलोमीटर पर कर सके और एक 350 किलोमीटर पर कर सके। 3 बना रहे हैं। अब इन तीनों की कॉस्ट कितनी है देखिए, घर से बनाने की कीमत देखिए, इन तीनों की कॉस्ट हमें पड़ रही है 21,000 करोड़। इन तीनों की कितनी पड़ रही है, 21,000 करोड़, ये 3 मिसाइल बनाने की। चलो अपन ने 3 और बना ली तो भी अपन को कितनी पड़ेगी, इंटू 2 और कर लो आप, 6 बना ली। 3 की इतनी है, 2 की भी अगर आप कर लोगे तो भी आपको कितना पड़ेगा, 42,000 करोड़। 42,000 करोड़। कहां हम लोग 40 करोड़ 40,000 करोड़ में हम लोग केवल 5 मंगा रहे हैं, यहां पे 42,000 करोड़ में हमारे पास 6 बन जा रही है। प्लस ये हमारी है, ये पैसा इंडिया में रोटेट होगा। अगर आप S-400 मंगाते हैं तो ये सारा पैसा कहां जाएगा, ये सारा पैसा रशिया जाएगा, राइट। तो दिस इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसपे हम काम कर रहे हैं। अब आप देखिए इसकी हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी देखिए आप इस मिसाइल की। अगर इस S-400 को हम लोग बना लेते हैं प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत, DRDO इसमें काम कर रहा है, बाय द वे ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया, DRDO को ये मिला है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वह काम कर रहा है। तो इसकी किल प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 85%। 85% तो है ही है, और इट कैन इंक्रीज अप टू 98.5%। इट्स टू गुड। 98.5% तक आप मिसाइल्स को मार सकते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो प्रोजेक्ट कुश क्या है, S-400 की लाइंस पर हम लोग भी हमारे यहाँ पर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट कुश। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें लीव बेनिफिट्स फॉर वुमेन्स इन द आर्म फोर्सेस। देखिए अनदर मेजर ड्रास्टिक डिसीजंस टेकन बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, और ये GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 में आप बहुत अच्छे से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि भाई इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या चीज़ें कर रहा है। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अभी तक होता क्या है देखिए, इंडियन आर्मी के अंदर 2 तरह के वुमेन ऑफिसर्स हैं। एक होते हैं जो पर्टिकुलरली ऑफिस में रहकर काम करते हैं, जिसको कहा जाता है वुमेन ऑफिसर्स, राइट, और एक होते हैं वुमेन सोल्जर्स, राइट। तो वुमेन ऑफिसर्स वो हैं जो ऑफिस के अंदर रहकर काम करती हैं। उनको तो अकॉर्डिंग टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 उनको वो सारे मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं जो किसी एक नॉर्मल महिला को मिलते हैं जो किसी कॉर्पोरेट में काम करती है, राइट। क्या बेनिफिट्स है वो देखेंगे, लेकिन जो वुमेन सोल्जर्स थी उनको अभी तक ये बेनिफिट नहीं मिले थे या उनको नहीं दिए गए थे। क्यों नहीं मिले, ये अब ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल बात हो गई, वे क्यों नहीं दिए, पहले दे देते। नहीं, ऐसा नहीं, जब जागे तभी सवेरा होता है बच्चों। तो आज गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, अब हम लोगों को जो वुमेन सोल्जर्स हैं उनको भी हमें ये मैटरनिटी बेनिफिट्स देने चाहिए। सो डिफेंस मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू प्रोवाइड द मैटरनिटी, चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड अडॉप्शन लीव, तीनों तरह के बेनिफिट जो वुमेन ऑफिसर्स को मिलते हैं वो अब हमारी वुमेन सोल्जर्स को भी मिलेंगे। अब कौन कौन सी वुमेन सोल्जर्स को मिलेंगे, सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयर वॉरियर्स, ऑल द 3 सर्विसेज, ऑल द ट्राई सर्विसेज वुमेन्स विल गेट दिस बेनिफिट। कौन कौन से हैं, जितने भी रक्षा महिला सैनिक हैं उनमें नाविक और वायु योद्धाओं को मातृत्व, शिशु देखभाल और बच्चे को गोद लेने की छुट्टी, ये तीनों बेनिफिट आपको इसमें प्राप्त होंगे, राइट। अब ये कौन से ये कहां से मिलते हैं, ये आपको पावर्स कहां से मिलती हैं छुट्टी की, ये मिलती है आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से, जिसे 2017 में अमेंड किया गया था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। ये प्रीलिम्स में कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से क्या क्या चीजें हमें फायदा मिलती हैं। तो क्या है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसको देखते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत हम लोगों को या जितने भी वुमेन्स हैं
चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करती हों, चाहे वो वुमेन ऑफिसर्स थी, उनको क्या बेनिफिट मिलते थे? सबसे पहला 180 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मतलब कि जब आपका बच्चा पेट में है या पेट से बाहर आ गया तो आपको 6 महीने की पेड लीव मिलती है। 180 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव, 6 मंथ्स। 180 डेज मतलब कितना हुआ? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स की पेड लीव आपको मिलती है। कब? कितने बच्चों के लिए? ध्यान दीजिएगा, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों के बाद ये लीव आपको नहीं मिलेगी, पेड लीव नहीं मिलेगी। लीव आप ले सकते हैं पर वो अनपेड लीव होती है। बाकी अगर आपके 2 बच्चे तक हैं तो 2 बच्चों, इससे पहले एक ही बच्चे का प्रावधान था, अब 2 बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। पहले 3 महीने था, अब इसको 6 महीने भी कर दिया गया है। तो 180 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव आपको मिलेगी। दूसरा फायदा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के तहत 360 डेज ऑफ चाइल्ड केयर लीव। आपको अगर बच्चे को लेना है तो आप बच्चे के 18 साल के, आपके टोटल सर्विस करियर में, आपका टोटल सर्विस करियर 10 साल, 20 साल, 30 साल जितना भी है, उसमें बच्चा जब तक 18 का नहीं हो जाता, 18 से पहले आपको 360 दिनों की चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है। आपको 10 दिन लेना है, 20 दिन लेना है, 360 दिन मतलब लगभग 1 साल आपको मिलता है। तो कभी अगर आपको बच्चों के साथ कहीं जाना है, टाइम स्पेंड करना है, तो चाइल्ड केयर लीव भी आपको यहां पर मिलती है। और तीसरा बेनिफिट जो इस एक्ट के थ्रू मिलता है वो है 180 डेज ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव। सेम 6 मंथ्स लीव मोटा मोटा आपको मिलती है अंडर 1 ईयर, फॉर द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर। अगर आप 1 साल से कम बच्चे को गोद लेते हैं तो आपको 6 महीने की अडॉप्शन लीव भी मिलती है। ये तीनों बेनिफिट अभी तक हमारे जितने भी माताएं और बहनें हैं उन सबको मिलता था, जो कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं, जितने भी वुमेन ऑफिसर्स थी उनको भी ये तीनों बेनिफिट मिलते थे। अब ये तीनों बेनिफिट हमारे वुमेन ऑफिसर्स के साथ साथ हमारे सोल्जर्स को भी, वुमेन सोल्जर्स को भी देखने को या अवेल करने को मिलेगा। सोल्जर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। वुमेन ऑफिसर्स प्लस सोल्जर्स कैन अवेल ऑल द 3 बेनिफिट्स given by the government of India. So it's a very welcoming step, it's a very noble step which should be taken earlier, but it's good that it is taken now because women are actively participating in the defense system. तो हमें उनके लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है, right? Let's come on to the very important topic and a very controversial topic या very new rule जो शायद कई लोग सुनते नहीं हैं या शायद पता नहीं होता, और यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चंस अब बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? सो द रूल इज टाइम आउट रूल या टाइम्ड आउट रूल, जो हाल ही में हमें बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के मैच में देखने को मिला। अभी हमारे इंडिया में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हाल ही में हम लोगों को टाइम्ड आउट रूल का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला। क्या थी ये न्यूज़? हाल ही में हुआ क्या कि श्रीलंका के एक बैट्समैन हैं जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज़, वो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच में एक ओवर बाद जब वो उनके से पहले एक प्लेयर आउट हुए थे, तब जब वो फील्ड में पहुंचे तब उन्हें टाइम आउट रूल की वजह से आउट करार दे दिया गया और उन्हें वापस पैवेलियन भेज दिया गया। तो इट स्पार्क्ड अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। कह रहे ये कौन सा रूल है? तो टाइम्ड आउट रूल क्या है इसको समझते हैं कि टाइम्ड आउट रूल के अंतर्गत होता क्या है। तो टाइम्ड आउट रूल जो होता है, ये टाइम्ड आउट रूल होता है स्टेट्स दैट आफ्टर द फॉल ऑफ अ विकेट, एक विकेट के गिरने के बाद, राइट, और द रिटायरमेंट ऑफ अ बैटर, ठीक है, रिटायर कोई बैटर जो है वो रिटायर्ड हर्ट हो गया है, उसके बाद जो इनकमिंग बैटर है, जो बैटर नेक्स्ट बैट करने आ रहा है, ही मस्ट बी रेडी टू रिसीव द बॉल और फॉर द अदर बैटर टू बी रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट बॉल विद इन 2 मिनट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, किसी ने शायद सुना भी नहीं होगा कि 2 मिनट के अंदर अंदर, जैसे अगर आप स्ट्राइक पे आए हैं, सपोज स्ट्राइक पे आउट हुआ है, तो विद इन 2 मिनट्स यू शुड बी कम फ्रॉम द पेवेलियन, यू शुड कम टू द क्रीज, वहां पर आके आप रेडी होने चाहिए बॉल को फेस करने के लिए। और अगर आप नॉन स्ट्राइक पर हैं तो आप उस 2 मिनट, आपको नॉन स्ट्राइक पे भी 2 मिनट ही मिलते हैं कि वहां पे आके आप अपने पैड वैड अच्छे करके आप खड़े हो जाइए ताकि सामने जो स्ट्राइक पे है वो बॉल फेस करने के लिए रेडी हो। अगर आपने 2 मिनट से ज्यादा लगा दी है तो आपको टाइम्ड आउट रूल की वजह से आउट करार दे दिया जाएगा एंड यू विल बी सेंट बैक टू द पेवेलियन। क्या खतरनाक रूल है बताइए। पता ही नहीं होता है
कितने लोगों को। तो हाल ही में एंजेलो मैथ्यूज के साथ ये चीज़ हुई है, श्रीलंका के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इनके साथ ही हुआ है। हमारे इंडिया में भी दादा सौरभ दादा के साथ ये होने वाला था 2007 में, लेकिन कुछ ही सेकंड से वो बच गए और ये सिचुएशन नहीं आई, वरना वो भी उनके ऊपर भी एक बहुत अच्छा क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड सेट हो जाता। तो टाइम आउट मतलब समझ में आ गया कि बैटर के आउट होने के बाद नेक्स्ट बैटर को 2 मिनट के अंदर अंदर नेक्स्ट बॉल फेस करने के लिए रेडी होना पड़ता है। ये होता है टाइम आउट रूल। चलिए बढ़ते हैं अब आज की आखिरी टॉपिक के ऊपर, विच इज ऑपरेशन गोल्ड। क्या है ऑपरेशन गोल्ड भाई? केजीएफ नहीं है ऑपरेशन गोल्ड, ये अच्छी चीज है भाई, हमारे इंडियन गवर्नमेंट करवा रही है। क्या चीज है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसका नाम है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसने जो है लीगेसी आयरन ओर लिमिटेड जो है उसकी एक सब्सिडरी है, उसका जो है उसने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के साथ गोल्ड माइनिंग, माउंट सीलिया जो है, माउंट सीलिया एक माउंट है, देखिए ये ज्योग्राफी का, इंटरनेशनल रिलेशन का, करंट अफेयर्स का कई सारा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो माउंट सीलिया जो है वो एक गोल्ड माइन है, उस माउंट का बहुत बड़ा माउंट है, मैं आपको आगे तस्वीरों में दिखाऊंगा। वहां से गोल्ड निकालने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमारी इंडियन कंपनी ने, राइट। तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ स्टेट ओन्ड स्टील CPSE, Central Public Sector Enterprise, has expanded its mineral portfolio by inaugurating Mount Celia gold operation in the Western Australia. एरिया याद रखिएगा, इट इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉट द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, राइट। दिस मार्क्स द NMDC's फर्स्ट वेंचर इन द गोल्ड माइनिंग, राइट। गोल्ड माइनिंग में फर्स्ट वेंचर है। क्या है माउंट सीलिया भाई? ये देखते हैं। माउंट सीलिया जो है इट इज लोकेटेड इन द 180 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कैंगलूरी। कैंगलूरी क्या है, मैं नेक्स्ट मैप में आपको, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं इमेज बताऊंगा उसकी। तो कैंगलूरी एक माउंट है जहां पर 180 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में वो बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के उसमें, जो विच इज फेमस फॉर रिच गोल्ड माइनिंग हिस्ट्री। पूरा एक स्ट्रेच है जिसको हम कहते हैं गोल्डन माइल। और यहाँ पर केवल और केवल एक ही चीज मिलती है, सोना। बहुत पैसा है भैया, पर लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सर बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास, लाइक तो कर ही दिया है, अब टिकट बुक करा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, चलेंगे वहाँ पे कुदाल फावड़ा लेके, निजी नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है, मिलिट्री लगी हुई है वहाँ पे, वरना तो हर कोई चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं गोल्ड रिजर्व्स क्या हैं, गोल्ड माइंस क्या हैं भाई। ये है, अगर आप पूरा ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में यूं बहुत बड़ा है, कॉन्टिनेंट जो है बड़ा बहुत है, लेकिन इसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो यहीं रहती है। अराउंड 60-70% पॉपुलेशन यहीं रहती है। बाकी ये सब माउंट वाला एरिया है जहाँ पे स्नेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो लोग यहाँ ज़्यादा रहते नहीं हैं। इसीलिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को केवल और केवल 1, 2, 3, 4 और 5, केवल 5 स्टेट हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, 5 स्टेट्स, पूरे 5 स्टेट में ऑस्ट्रेलिया को बांट रखा है, राइट। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारा स्टेट नंबर 1, जिसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको इमेज में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं तो दिस इज दी गोल्डन माइल। ये आप देखेंगे तो पूरा का पूरा माइल जो है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सोना मिलता है, राइट। उसके अलावा अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में देखेंगे तो तनमानी गोल्ड फील्ड है। अगर आप क्वींसलैंड में देखेंगे तो अर्नेस्ट हेनरी करके है। अगर आप यहाँ पे ये थोड़ा सा और है, पर बिखरे बिखरे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप न्यू साउथ वेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ गोल्ड माइंस देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये पूरा का पूरा एक माइल है। सारे पहाड़ जो हैं, ये सारे पहाड़ जो हैं, ये सारे पहाड़ पे केवल एक ही चीज़ मिलती है, वो है सोना। और यहीं पे हमने जो यहाँ पे किया है वो है आपका कैंगलूरी। अगर आपको दिख रहा हो तो कैंगलूरी सुपर पिट, ये यहीं पे मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे ये मौजूद है। तो इस कारण से हमारे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई माउंट सीलिया कहाँ है, किस जगह पे है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक क्विक रिवीजन ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी के साथ हम भी कर लेते हैं
कि भाई ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा मैप पे कंसंट्रेट करिए कि नीचे ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट नीचे आपको मिलेगी। वैसे आप लोग मैप से ये सारी चीज़ें पढ़ते भी हैं, राइट। इसके इस तरफ तिमोर सी है, इसके ऊपर अराफुरा सी है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे हर बार प्री में पूछा ही जाता है। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। आपसे पूछ सकते हैं ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये पूछा जा सकता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ है? तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इज इन दी पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, राइट। यहाँ पे द ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दुनिया की बहुत सबसे विशाल कोरल रीफ जो आपको यहाँ पे दिखेगी वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, और इसीलिए इसकी सी का नाम भी यहाँ पर क्या है, अगर आप मैप में देख पाएंगे, द सी का नाम है कोरल सी, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी, अगर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आपको यहाँ पे मिलेगी। कैनबरा जो है, कैनबरा द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज दिस। बास स्ट्रेट जो है या बेस स्ट्रेट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे इन द साउथ ईस्ट में। अगर आप देखेंगे तो आपको तस्मान सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडियन ओशन मौजूद है, और आप अगर लेक्स देखेंगे तो बड़ी बड़ी लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी से भी रिलेटेड कंसेप्ट, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये कंसेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई कंसेप्ट्स हमसे छूट गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या कंसेप्ट्स हमसे छूट गए हैं, ताकि हम उसे अगली क्लास में बताने के लिए बिल्कुल भरसक प्रयास करेंगे, राइट। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो डू ज्वाइन अस डेली, राइट। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ये PDF आपको वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू टुमारो विद द सेम your own daily newspaper analysis at the same time. Thank you so very much. Till then, study very hard, study very good, learn the concepts, enjoy your reading, and take very good care of yourself. Bye bye.